सोचिए, एक चाय बेचने वाला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये कहानी है नरेंद्र मोदी के उदय की, एक ऐसे सफर की जिसने भारत की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? एक इंसान इतनी साधारण सी पृष्ठभूमि से उठकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आखिर पहुंचा कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक कामयाबी की कहानी नहीं है, इसमें संघर्ष भी है, विवाद भी है। और तो इस पूरे सफर को समझने के लिए आज हम 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले उनके शुरुआती दिन और विचारधारा, फिर राजनीति में उनका उदय, उसके बाद एक बहुत बड़ा विवाद और आखिर में उस गुजरात मॉडल ब्रांड का बनना जिसने उन्हें नेशनल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी बड़े लीडर को समझना हो ना, तो उनकी जड़ों को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से उनके किरदार, उनकी सोच की नींव पड़ती है। नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ 1950 में गुजरात के वडनगर में, एक बिल्कुल साधारण परिवार में। लेकिन उनकी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब वो अपनी किशोरावस्था में ही घर छोड़ देते हैं, एक आध्यात्मिक खोज के लिए हिमालय चले जाते हैं। और जब वो वहां से लौटते हैं तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ एक फुल टाइम वर्कर के तौर पर जुड़ जाते हैं। आरएसएस में जो उन्होंने वक्त गुजारा वो उनके लिए एक तरह से पॉलिटिकल ट्रेनिंग ग्राउंड था। आप कह सकते हैं कि ये उनका पॉलिटिकल स्कूल था। यहीं पर उन्होंने सीखा कि एक संगठन कैसे चलाया जाता है, बड़ी भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, और सबसे जरूरी जमीनी स्तर की राजनीति, ग्रास रूट पॉलिटिक्स असल में क्या होती है। तो ठीक है, अब यहाँ से कहानी अगले पड़ाव पर पहुँचती है। ये जो सारा तजुर्बा था, ये कैसे उनके काम आया जब उन्होंने फॉर्मल पॉलिटिक्स में कदम रखा, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में। साल था 1987 जब उन्हें गुजरात में बीजेपी का संगठन सचिव बनाया गया। अब देखिए, वो फ्रंट में नहीं थे, वो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे। और इसी काम का नतीजा था 1995 में गुजरात में बीजेपी की वो ऐतिहासिक जीत। उस जीत के पीछे का दिमाग, उसके मुख्य रणनीतिकार वही थे। यहीं से उनकी पहचान एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर बनी जो जानता था कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। और फिर साल 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उस वक्त तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा था, उन्हें सीधे गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। सोचिए, ये पार्टी की तरफ से उनकी संगठनात्मक काबिलियत और फैसले लेने की क्षमता पर खेला गया एक बहुत बहुत बड़ा दाव था। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के कुछ ही वक्त बाद उनके सामने एक ऐसी चुनौती आई जो उनके पूरे पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद अध्याय बन गई। एक ऐसी घटना जिसने आने वाले कई सालों तक उनकी इमेज को पूरी तरह से डिफाइन किया। हम बात कर रहे हैं 2002 के गुजरात दंगों की। गोधरा में ट्रेन की घटना के बाद पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। उस दौरान मुख्यमंत्री होने के नाते मोदी सरकार के रोल पर देश में और विदेश में हर जगह गंभीर सवाल उठाए गए। सालों तक ये मामला चला। आखिर में सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने उन्हें कानूनी तौर पर क्लीन चिट दे दी। लेकिन इसके बावजूद ये विवाद आज भी उनकी पॉलिटिकल लेगेसी का एक बहुत अहम और संवेदनशील हिस्सा बना हुआ है। तो इस बड़े विवाद के बाद एक बड़ा मोड़ आया। मोदी ने अपनी पूरी पॉलिटिकल एनर्जी एक बिल्कुल नए नैरेटिव, एक नई कहानी गढ़ने में लगा दी। और वो कहानी थी आर्थिक विकास और गवर्नेंस की। इसी को बाद में गुजरात मॉडल के नाम से जाना गया। तो सवाल ये है कि ये गुजरात मॉडल आखिर था क्या? इसमें कुछ बड़ी चीजें शामिल थी, जैसे 24 घंटे बिजली देना, सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क बनाना और वाइब्रेंट गुजरात जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट्स का आयोजन करना। इन सब चीजों ने मिलकर गुजरात को एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट के तौर पर पेश किया और साथ ही मोदी की एक नई छवि गढ़ी, एक विकास पुरुष की, एक ऐसे लीडर की जो रिजल्ट देना जानता है। इस दौर के बाद चीजें बदल चुकी थीं। जैसा कि कहा जाता है, नरेंद्र मोदी अब सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक ब्रांड बन चुके थे। एक ऐसा ब्रांड जो विकास और निर्णायक शासन का प्रतीक था। और सच तो ये है कि यही ब्रांड उन्हें गुजरात से दिल्ली लेकर आया। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं। एक छोटे से शहर से निकलकर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचना, ये सफर आखिर सत्ता के रास्ते के बारे में क्या बताता है? ये किसी के दृढ़ संकल्प के बारे में क्या कहता है?
मुश्किल विवादों से उभरने की क्षमता और शायद सबसे बढ़कर एक मजबूत पॉलिटिकल ब्रांड बनाने की ताकत के बारे में क्या बताता है। ये सोचने वाली बात है। साल 2013 को याद कीजिए, एक ऐसा दौर जब भारत जैसे बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। तो आखिर अगले 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने देश की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल दी? चलिए, जहां एक राज्य का नेता पूरे देश की उम्मीद बन जाता है। ये बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे असाधारण राजनीतिक सफर की जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। तो सवाल ये है कि 2013 में देश का माहौल था कैसा? देखिए, हर तरफ बस भ्रष्टाचार और आसमान छूती महंगाई की ही बातें हो रही थी और उस वक्त की सरकार पे आरोप लग रहे थे पॉलिसी पैरालिसिस के। मतलब ऐसा माना जा रहा था कि सरकार कोई बड़े फैसले ले ही नहीं पा रही है। लोगों में गुस्सा था और वो एक बड़े बदलाव के इंतजार में थे। और ठीक इसी माहौल में एक मांग उठी, बदलाव की मांग। यहीं से शुरू होता है हमारा पहला अध्याय, जहां एक नया उम्मीदवार राष्ट्रीय मंच पर उभरता है। तो इस पूरे राष्ट्रीय असंतोष के बीच विपक्षी दल यानी बीजेपी एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। एक ऐसा फैसला जो ऐतिहासिक था और हाँ, पार्टी के अंदर भी इसे लेकर काफी बहस हुई थी। वो फैसला था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो इंडियन पॉलिटिक्स में सच में किसी ने पहले नहीं देखा था। एक एकदम हाईटेक कैंपेन, सोचिए 3D होलोग्राम वाली रैलियां, सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल और युवाओं से सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश। मतलब हर तरीका आजमाया गया। ये सिर्फ एक चुनाव प्रचार नहीं था, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जैसा था। और इस पूरे हाईटेक अभियान को एक धागे में पिरोने का काम किया एक नारे ने। एक ऐसा नारा जो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया, अब की बार मोदी सरकार। इस एक लाइन में विकास, रोजगार और करप्शन फ्री इंडिया, इन सारे वादों को जैसे एक आवाज मिल गई। और फिर वो दिन आया, 16 मई 2014। जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो एक नंबर था जिसने सबको हैरान कर दिया, 282। बीजेपी के लिए ये एक जबरदस्त जीत थी, एक ऐतिहासिक जीत। लेकिन ये जीत सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। सोचिए, 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक पार्टी को अपने दम पर फुल मेजॉरिटी मिली थी। इसने भारत की जो गठबंधन वाली राजनीति थी ना, उसके एक दौर को खत्म कर दिया और एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू किया। तो सरकार बन गई और सत्ता में आते ही सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया। तो चलिए अब नजर डालते हैं एक्शन की उस पहली लहर पर। सरकार ने आते ही अपनी एक इमेज बनाई, एक्शन मोड सरकार की। और फिर एक के बाद एक बड़ी स्कीम्स लॉन्च हुई, जैसे गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली जनधन योजना, पूरे देश को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना, मेक इन इंडिया। इन शुरुआती योजनाओं के बाद अब वक्त था कुछ बड़े और साहसिक फैसलों का। और हाँ, ऐसे फैसले जिन पर बहस भी उतनी ही बड़ी हुई। बात है 2016 की। उरी हमले के जवाब में की गई सर्जिकल स्ट्राइक। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया। अब देखिए, खास बात ये थी कि ये पहली बार था जब भारत ने ऑफिशियली खुले तौर पर ऐसी किसी कार्रवाई को माना था और इसने देश की सिक्योरिटी पॉलिसी को एक नई, ज्यादा एग्रेसिव दिशा दे दी। और फिर एक और तारीख आई जिसने सब कुछ बदल दिया। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश के नाम एक संदेश देते हैं और एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसने सचमुच पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो ऐलान था नोटबंदी का, डिमोनेटाइजेशन। रातों रात 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, मतलब चलन से बाहर हो गए। अब सरकार का कहना था कि इसका मकसद है ब्लैक मनी, फेक करेंसी और टेरर फंडिंग को रोकना। लेकिन इसका असर पूरे देश ने महसूस किया। बैंकों के बाहर मीलों लंबी लाइनें, इकोनॉमी में उथल-पुथल और विपक्ष का जबरदस्त विरोध। ये शायद सरकार का सबसे बड़ा और उतना ही विवादित फैसला बनकर रह गया। फिर 2017 में एक और बड़ा आर्थिक बदलाव आया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म कहा जाता है। आइडिया सिंपल था, एक देश एक टैक्स। हाँ, ये बात सही है कि शुरुआत में बिजनेस करने वालों को बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए एक बहुत जरूरी कदम के तौर पर देखा गया।
तो चलिए एक नज़र में इस पहले कार्यकाल के बड़े माइलस्टोन्स को फिर से देखते हैं। 2014 में नई नई स्कीम्स की शुरुआत हुई। 2016 एक टर्निंग पॉइंट वाला साल रहा, सर्जिकल स्ट्राइक्स और नोटबंदी जैसे बड़े फैसलों के साथ। 2017 में जीएसटी ने देश के पूरे टैक्स सिस्टम को बदल दिया। और फिर 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक ने नेशनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। और इन सब घटनाओं के बीच 5 साल पूरे हुए और अब वक्त था एक बार फिर से जनादेश हासिल करने का। फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकी हमला होता है और इसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है। इस एक एक्शन ने 2019 के चुनाव में नेशनल सिक्योरिटी को सेंटर स्टेज पर ला दिया और एक मजबूत नेता वाली जो इमेज थी वो और भी ज़्यादा पक्की हो गई। और जब 2019 के इलेक्शन के नतीजे आए तो एक बार फिर एक नंबर ने सबको चौंका दिया और इस बार ये नंबर था 303। ये 2014 से भी बड़ा मैंडेट था। जाहिर है समर्थकों ने इसे पिछले 5 साल के सभी बड़े और कड़े फैसलों पर जनता की एक जबरदस्त मोहर के तौर पर देखा। तो ये जो हमने देखा ये एक ऐतिहासिक राजनीतिक सफर का पूरा खाका था। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि ये जो 5 साल थे, ये निर्णायक 5 साल आधुनिक भारत की दिशा के बारे में हमें आखिर क्या बताते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर, आखिर वो कौन से बड़े फैसले थे जिन्होंने भारत की दिशा ही बदल दी? आज हम उन्हीं अहम फैसलों पर एक नजर डालेंगे जिन्होंने देश पर एक गहरी छाप छोड़ी है। और इस दौर की कहानी को शुरू करने के लिए ये लाइन एकदम फिट बैठती है, क्योंकि ये उन बड़े बदलावों की तरफ इशारा करती है जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी बल्कि देश का पूरा कोर्स ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस युग के आगाज से। देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसके फैसलों का असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाना था। अब आते हैं उस साल पर जिसने सबको चौंका दिया। साल 2019, एक ऐसा साल जब एक के बाद एक 3 ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए जिन्होंने देश में एक नई बहस ही छेड़ दी। जरा सोचिए, 2019 में कुछ ही महीनों के अंदर 3 कितने बड़े फैसले हुए। अगस्त में आर्टिकल 370 हटाया गया, फिर नवंबर में राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और दिसंबर में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। मतलब इन घटनाओं की जो रफ्तार थी ना, उसी ने इस साल को इतना असाधारण बना दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 370 की। आखिर ये था क्या? ये एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान था जो करीब 70 सालों से जम्मू कश्मीर को कुछ खास अधिकार देता था, जैसे अपना अलग संविधान, अपना झंडा। और फिर 5 अगस्त 2019 को सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम था। अब इस फैसले ने देश को मानो 2 खेमों में बांट दिया। सरकार का तर्क था कि ये कश्मीर के विकास के लिए भारत के साथ उसके पूरी तरह एकीकरण के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ जो आलोचक थे, उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि ये एक तरफा फैसला है। लेकिन जो समर्थक थे, उनके लिए ये फैसला प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक बन गया और इसी भावना को आवाज दी इस मशहूर नारे ने। 2019 की दूसरी बड़ी घटना, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस एक फैसले ने 500 साल पुराने एक ऐसे राजनीतिक और धार्मिक विवाद पर फुल स्टॉप लगा दिया जिसने दशकों से भारतीय समाज को उलझा रखा था। फिर साल के आखिर में आया नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। सरकार के मुताबिक इसका मकसद था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना। वो लोग जो वहां धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए थे। लेकिन ये इतना सीधा नहीं था। जहां एक तरफ सरकार ने इसे एक मानवीय कदम बताया, वहीं दूसरी तरफ इस कानून के खिलाफ पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, शाहीन बाग जैसे आंदोलन हुए। इन प्रदर्शनों ने CAA को इस दौर के सबसे बड़े विवादों में से एक बना दिया। 2019 के इस पॉलिटिकल स्टॉर्म के बाद 2020 में देश के सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, कोविड-19 महामारी। और ये संकट सरकार के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। मार्च 2020 कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी और देखते ही देखते देश एक ऐसे हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस में घिर गया जो पहले कभी नहीं देखा गया था।
सरकार के सामने एक साथ दोहरी चुनौती थी, जानें भी बचानी थी और अर्थव्यवस्था को भी बचाना था। तो इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, संक्रमण रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। दूसरा, गरीबों की मदद के लिए मुफ्त राशन और आर्थिक पैकेज दिए गए। और तीसरा, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। महामारी से जो इकोनॉमिक लेसन मिले, उसके बाद सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था भारत को घरेलू उत्पादन, स्टार्टअप्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में सेल्फ रिलायंट बनाना, ताकि भविष्य में ऐसे संकटों का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके। और इस डिजिटल इंडिया अभियान का एक नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। आज भारत रियल टाइम डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। ये इस आर्थिक रणनीति की एक बड़ी सफलता को दिखाता है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के मंच पर भी भारत की भूमिका बदल रही थी। तो अब बात करते हैं इस दौर की विदेश नीति की, जिसने भारत को एक नई ग्लोबल पहचान दी। इस दौर में भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक नया आत्मविश्वास दिखा। एक तरफ अमेरिका और रूस जैसी बड़ी शक्तियों के साथ मजबूत संबंध, तो दूसरी तरफ G20 और क्वाड जैसे मंचों पर एक्टिव रोल। भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की भी कोशिश की, और इन सब का आधार था वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ हम इस विरासत के दोहरे स्वरूप को देखेंगे। एक तरफ जबरदस्त समर्थन और दूसरी तरफ उतनी ही तीखी आलोचना। इस दौर की विरासत को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं। आलोचकों का आरोप है कि इस दौरान लोकतंत्र को कमजोर किया गया, मीडिया और संस्थानों पर दबाव बनाया गया, विपक्ष को दबाया गया। वहीं समर्थकों का मानना है कि देश को आगे ले जाने के लिए मजबूत और निर्णायक फैसले लेना बहुत जरूरी थे। और अगर भविष्य की बात करें तो सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। सपना ये है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम सेमीकंडक्टर और स्पेस जैसे मॉडर्न फील्ड्स में दुनिया को लीड करें और डिफेंस एक्सपोर्ट में एक बड़ी ताकत बने। नजरिया चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, इस दौर ने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। जैसा कि कहा गया है, नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये विरासत एक नेता की है या उस पूरे युग की जिसने भारत को बदल दिया? एक प्रधानमंत्री जो एक पॉलिटिकल फिनोमिनन बन गए। इतिहास इसे कैसे याद रखेगा? इस पूरे दौर की कहानी असल में फैसलों की कहानी है, चाहे वो सही हो या गलत, लोकप्रिय हो या विवादास्पद। और शायद इसीलिए ये आखिरी लाइन इस पूरे विश्लेषण को समेटने का सबसे सही तरीका है। हालात नहीं, फैसले इंसान बनाते हैं।